आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मुल्क पाकिस्तान, जिससे मुझे बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, दिल ही लगा हुआ है। इटली में रहता हूँ पिछले बड़े लंबे अरसे से, तो वतन की याद आती है। कभी सोचता हूँ कि मैं इटली में सेटल हो जाऊँ, बच्चे यहाँ पे मंगा लूँ, तो 70% अंदर से जवाब आता है कि नहीं यार, मुल्क अपना ही ठीक होता है। यहाँ पर अगर तुम्हें ज़्यादा भी सहूलतें मिल रही हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ज़िंदगी आसान हो रही है तुम्हारी या तुम्हारे बच्चों की, तो फिर भी दूसरे नंबर के शहरी कहलाओगे, सेकंड सिटीज़न जिसको कहा जाता है। तो अंदर से जवाब यही आता है कि पाकिस्तान अपना मुल्क है और वही ठीक है, वहीं पे रहना चाहिए, वहीं पे स्ट्रगल करनी चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान की हालत देखता हूँ तो पाकिस्तान कहाँ पर चल रहा है दुनिया में, दुनिया के साथ। आखिरी जो लोग होते हैं ना, एक काफिला जब जा रहा होता है तो काफिले में जो एंड पे आखिर में लोग होते हैं, उनमें से पाकिस्तान आखिरी 5, 4, 10 लोगों में से चल रहा है, जैसे 5-7 मुल्कों में से चल रहा है। बहुत से शोबे, बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान की ऐसी हैं जो पीछे हमारे यहाँ तो 2 मुल्क होते हैं या 3 मुल्क होते हैं, कुछ शोबों में तो हम पीछे एंड पे आखिरी हम ही हैं, नंबर 1 पे हैं, पीछे से नंबर 1 पे हैं। एक लॉलीपॉप हमें दिया गया कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI ये नंबर 1 है, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। हम यही समझते रहे, बड़े खुश थे, बड़ा मतलब अंदर से एक ना फीलिंग आती थी कि कम से कम चलें, हमारी एजेंसी तो नंबर 1 पे है ना। हमारे पास बेशक खाने को टुक्कर नहीं है, रोटी नहीं है, मुश्किल से सर्वाइवल करते हैं, दूसरे मुल्कों में जाके हम लोगों की गुलामियां करके पैसा कमा के बच्चे पालने पे मजबूर हैं, लेकिन फिर भी हमारी एजेंसी तो नंबर 1 पे है ना। ये अंदर से एक फीलिंग आती थी। पाकिस्तान बेसिकली अगर देखा जाए तो बर्बादी के उस कगार पे खड़ा है, जहाँ वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का बस चाहिए होता है, तो वो उस एक धक्के की ज़रूरत है पाकिस्तान को, धड़ाम से गिर जाएगा, वहाँ पे खड़ा है। और पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? मैंने जो तज्जिया किया है, जो मैं समझता हूँ या जो मैं मानता हूँ, वो मैं आपके सामने इस व्लॉग में रखूँगा कि कौन है इसका ज़िम्मेदार। पिछले 75 साल से जितनी भी हुकूमतें आई हैं या जो भी इदारों के किरदार हैं, हर एक बंदे ने जो जो एक्टिविटी की, जो कुछ होता रहा, जो पॉलिसियाँ, जो कुछ कवानीन बनाए गए, ये सारा कुछ मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने नतीजा अखज़ किया है, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि प्लीज़ थोड़ी सी सपोर्ट करें मेरे चैनल को, ताकि मेरी भी आवाज़ थोड़ी दूर तक जाए, कुछ ऐसे लोगों तक पहुँचे जो कम अज़ कम मुझे भी फ़ोन कॉल तो करें ना, तुम्हारे बच्चे भी पाकिस्तान में हैं, हम उनको पकड़ेंगे, हम तुमको पकड़ेंगे, हम तुम्हारा जो है ना वो पासपोर्ट हम वो कैंसिल कर देंगे। मतलब इस तरह की धमकियाँ मुझे भी तो मिले ना, इतनी तो सपोर्ट कर दें प्लीज़। पाकिस्तान जब से बना है ना, तब से लेकर आज तक मेरे मानने के मुताबिक पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़यादत रही है ना, मैं सारी फ़ौज की बात नहीं करता, फ़ौज में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, फ़ौज में भी 2 तबक़ात हैं। एक तबका पाकिस्तान के साथ बड़ा ही मुखलिस तबका है, बड़ा ही मुखलिस तबका है, और वो पाकिस्तान के लिए एक सेकंड का नहीं सोचते, पाकिस्तान के लिए जान देनी पड़े तो वो दे देते हैं, ऐसे वो लोग हैं। और उस तबके को मेरा सलूट है। लेकिन एक शिकवा मेरा उस तबके से भी मौजूद है। और दूसरा तबका जो पाकिस्तानी फ़ौज का है, वो है ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं ना, जो अफसर लोग होते हैं, जिनको जब भर्ती किया जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार ऑलरेडी फ़ौज में किसी बड़ी पोस्ट पर मौजूद है या रहा है। अगर तो किसी का होता है या रहा होता है तो उसको फिर नौकरी मिलने के चांस होते हैं, अदरवाइज़
आपको उस तबके में नौकरी मिलने के भी चांस नहीं होते हैं। तो मैं उस तबके की बात कर रहा हूँ कि फ़ौज का जो वो तबका है ना, वो तबका पाकिस्तान के साथ शुरू से ही मुखलिस नहीं है। वो तबका पाकिस्तान की अवाम के साथ शुरू से ही, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर आज तक, वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी ज़मीन के साथ वो मुखलिस नहीं है। रहते वो पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर हैं, राज भी पाकिस्तानियों पे या पाकिस्तान पे करते हैं, पाकिस्तान की अवाम से टैक्स वसूल करके वो अपनी तनख्वाहें, मर्रात और अपनी अय्याशियाँ भी चलाते करते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की उस अवाम के साथ जिनसे वो टैक्स लेके अपने आप को चला रहे हैं, उनसे वो मुखलिस नहीं है। ना ही उनका कोई दर्द उनके अंदर है, ना ही उनके लिए वो कुछ करते हैं, ना ही कुछ वो करना चाहते हैं। ये जो हमें लॉलीपॉप दिया जाता है ना कि अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी ने बात की है तो वो रियासत के ख़िलाफ़ बात हो गई है, जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई तनकीद की है वो रियासत पर तनकीद हो गई है। फ़ौज और अवाम के दरमियान आर्मी चीफ़ का ताज़ा ताज़ा बयान आया है कि जो दुनिया पैदा करने वाले मुल्क दुश्मन अनासर हैं तो उनकी नहीं चलेगी। मतलब फ़ौज के ऊपर तनकीद को ये पाकिस्तान के ऊपर तनकीद समझने वाला जो फ़ौजी तबका है, ये तबका पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता रहा हूँ, सोचता था कि यार अगर ये तबका हमारे साथ मुखलिस ना होता तो हम जो बन गए हैं एटमी पावर, तो हम कैसे बन सकते थे? हम नहीं बन सकते थे। ये तबका अगर पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस ना होता तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है, जो मैंने नतीजा अखज़ किया है, कि ये जो एटमी ताकत बनने का जो फार्मूला या जो कुछ इन्होंने किया है, बनाया है पाकिस्तान को एटमी ताकत, ये इन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान के लिए एटमी ताकत नहीं बनाया है। पाकिस्तानी अवाम के लिए इन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत नहीं बनाया है। ये इन्होंने पाकिस्तान को अगर एटमी ताकत बनाया है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वजूद के लिए बनाया है, उस तबके के वजूद के लिए। वो जो तबका है ना एक फ़ौज में, उस तबके के वजूद के लिए बनाया है, उनकी सर्वाइवल के लिए बनाया है, उनका किला कायम रहे इसलिए बनाया है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर तो इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया होता तो जाहिर सी बात है, एटम होना, आपके पास एटम बम होना, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। हर कोई डरता है एटम बम से। अमेरिका ने जापान में एटम बम गिराया था तो वो हिस्ट्री सबको पता है। अगर अमेरिका बड़ा भी ताकतवर है ना, तो कोड़ आके औखे सौखे होके अगर पाकिस्तान एक एटम बम अमेरिका में ठोक दे ना, तो हशर अमेरिका का भी वही होना है। पाकिस्तान के साथ जो भी हो वो एक अलग बात होगी, बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये डर अमेरिका को पाकिस्तान का ज़रूर रहता है, हर मुल्क को पाकिस्तान का ये डर ज़रूर रहता है। और इस डर का इस्तेमाल ये क्यों नहीं करते? इमरान खान रशिया, हालांकि वो तो कहता है कि मैं गया था इनकी फ़ौजी क़यादत की मर्ज़ी के साथ, लेकिन इन्होंने उसको कैश क्यों नहीं किया? रशिया हमें सस्ती गंदम दे रहा था जिसकी तरदीद किसी ने नहीं की आज तक। रशिया हमें सस्ता तेल ऑफ़र कर रहा था जिसकी तरदीद इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने भी नहीं की, फ़ौजी क़यादत ने भी नहीं की। पता चला कि इमरान खान की बात तो वो ठीक थी, तो जब इन्होंने तरतीब नहीं की तो पता चला कि वो बात ठीक थी। तो इमरान खान को अगर ये चीज़ें ऑफ़र हुई हैं तो ये पाकिस्तानी कौम का भला था या नहीं था? मेरी नज़र में तो था। तो ये भला पाकिस्तानी कौम का क्यों नहीं किया गया? इमरान खान को हटा दिया गया। हमें बजाय सस्ता तेल मिलने के हमारे ऊपर तेल का ऐसा बम गिराया गया कि आज लोग तेल डलवाने से कासर हैं, बड़ी मुश्किल से चल रहा है सिस्टम लोगों का। तो अगर ये पाकिस्तानी अवाम के साथ ये फ़ौजी तबका मुखलिस होता
तो पाकिस्तानी अवाम को रशिया से सस्ता तेल लेने देता, बाद में जो होता देखा जाता, अमेरिका जो करता देखा जाता, तेल तो सस्ता ले रहा होता ना। आज गंदम तो सस्ती ले ली होती ना पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी कौम का तो भला हो गया होता। ये जो तंदूरों पे जाके मियाँ साहब और मरियम साहब जाके बोलती हैं कि रोटी सस्ती होगी, सस्ती तो उन्हीं कोई नहीं है, क्योंकि सूरत हाल ही ऐसी बनी है। तंदूरों वाले बेचारे कैसे सस्ती रोटी दे दें जितनी गंदम की इन्होंने देल की है। तो इसलिए मैं यही समझता हूँ कि ये जो फ़ौज का तबका है ना, पाकिस्तान की जो हालत है इस वक्त, पाकिस्तान की इस हालत का ज़िम्मेदार फ़ौज का ये तबका है। और इस तबके ने बाकी सब को मजबूर कर रखा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो आम आवाम में से कुछ ताकतवर लोग हों जैसे मलक रियाज वगैरह, या इस तरह के जितने भी बिजनेसमैन वगैरह लोग हैं, सब को मजबूर कर रखा है। करप्शन के असल जो सरगना हैं वो ये तबका है, फ़ौज का ये तबका। मेरी नज़र में जो मुझे चीज़ें नज़र आई सोशल मीडिया पे या मीडिया पे या मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पे, जो मैंने देखा, जो पढ़ा, उसमें से जो मुझे नज़र आया या मिला, वो तो यही है कि ये जो फ़ौज का तबका है ना, पाकिस्तान की बर्बादी का असल ज़िम्मेदार ये तबका है। इनमें भी अच्छे और बुरे लोग मौजूद हैं, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने जो लोग इंसान बनाए हैं सारे ही दो तरह के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाती है और कभी ऐसा होता है कि बुरे लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। ये जो पाकिस्तान में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं ना, कभी पाकिस्तान तरक्की की तरफ चल पड़ता है तो कभी पाकिस्तान पीछे फिर वापस 2-4 कदम हो जाता है। तो इसकी वजह भी यही होती है कि जब इस तबके में, फ़ौज के इस ऊपर वाले तबके में कोई 4 लोग अच्छे थोड़ा सा पावरफुल हो जाते हैं तो फिर जो है ना वो पाकिस्तान तरक्की की तरफ चल पड़ता है। फिर कुछ गवर्नमेंट्स को जो ये लाते हैं उनको कुछ कारकर्दगी या कुछ काम करने का मौका मिल जाता है तो वो फिर थोड़ा बहुत धक्का लगा लेते हैं। लेकिन जब इस तबके में ज़्यादा लोग बुरे आ जाते हैं, जिस तरह अब पिछले 2-3 साल से आए बैठे हैं, ये आसम मुनीर वगैरह, अंजुम वगैरह, ये DGI SPR वगैरह, ये जिस तरह के ये जो लोग हैं, जब ये इस तरह के बुरे लोग आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाता है, जैसे अब जा रहा है। बस यही होता है। तो इस तबके में भी अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, लेकिन जो सिनेरियो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है तो अब तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो है ना इस तबके में बुरे ही लोग पाए जाते हैं। अच्छे लोग जो हैं वो या तो बैकफुट पे चले गए हैं या फिर कम हो गए हैं या फिर इन्होंने निकाल दिए हैं। और एक शिकवा मैंने रखा था कि जो पाकिस्तानी फ़ौज का नीचे वाला पोर्शन है या तबका है, दूसरा तबका, जो पाकिस्तान के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं, जान देने के लिए भी और लेने के लिए भी, पाकिस्तान के साथ वो मुखलिस हैं। उस तबके से मेरा एक शिकवा ये है कि वो तबका अगर चाहे तो फिर पाकिस्तान के ये जो ऊपर बैठे लोग हैं ये मजबूर हो सकते हैं, और ये पाकिस्तान की जो ताकत है या पाकिस्तान के फ़ैसला करने की जो ताकत है ये पाकिस्तानी कौम को दे सकते हैं या पाकिस्तानी कौम के पास आ सकती है अगर वो तबका चाहे। लेकिन शायद मुझे लगता है कि कोई कवानीन ऐसे बनाए हुए हैं फ़ौज में या कुछ माहौल ऐसा क्रिएट हो चुका हुआ है कि वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे या वो करना नहीं चाह रहे या जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मेरा शिकवा मौजूद है। मैं इस व्लॉग को यहीं पे रोकता हूँ, आगे और बड़ी लंबी बात है अगले व्लॉग में करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।